आज हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। ये हमारा जो है ना पहला पेपर है, ठीक है मेरे बेटे। और इसके आपको पता है, मैंने आपको कहा था कि इसमें 2 चैप्टर्स हम लेकर गए इसमें फर्स्ट पेपर में। तो अभी हम जरा इसको इस तरह शुरू करने लगे ताकि मुझे समझाने में आसानी रहे। आज है जी मेथड ऑफ रिसर्च हम शुरू करने लगे, ठीक है मेरे बेटे। ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका जो सेकंड चैप्टर है वो करेंगे। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी का हमारा जो पहला पेपर है मेरे बेटे वो कंप्लीट हो गया। ये सोशियोलॉजी का पहला पेपर जो है उसमें 2 चैप्टर्स हैं, उनमें से एक चैप्टर आज हम शुरू करने लगे हैं और ये है जी मेथड्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। मेरे बेटे मैं इसको थॉरो स्टडी करूँगा, उसमें से फिर जो आप में से जिसने मेरे से क्वेश्चन करना होगा आप उसको क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो फिर मैं उसको आंसर भी कर लूँगा, ठीक है साथ साथ। Let's begin जी the distinctions between primary and secondary data and between क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। बेसिकली इसका मतलब है जो इसमें हमने समझना है, हमने 4 चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। एक तो हमने ये समझना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ठीक है बेटे। जैसे कि लफ्ज़ से भी ज़ाहिर है ना, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर हम देखेंगे कि जो हमें जैसे एक चीज़ है क्वालिटेटिव, देखें ना क्वालिटेटिव जिसमें क्वालिटी का जिक्र आ रहा है, इमोशंस का जिक्र आ रहा है, यानी वो क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है और क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है। कुछ चीज़ें होती हैं मेरे बेटे जो खुद से यानी अगर आप उन पर थोड़ा सा गौर करें ना तो लफ्ज़ खुद बता रहा होता है कि उसके अंदर क्या चीज़ है। तो हमने इसमें क्या करना चाहिए, क्वालिटेटिव के बारे में और क्वांटिटेटिव के बारे में कि ये डाटा क्या होता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव मीन्स कि वो जो स्टैटिस्टिकल डाटा है जिसमें आपके पास डिजिट्स आ जाएंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड करेंगे। तो सबसे पहले जी प्राइमरी डाटा इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन कलेक्टेड पर्सनली बाय अ रिसर्चर। दे मे यूज अ रेंज ऑफ मेथड्स सच एज क्वेश्चनर, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। अब सबसे पहले मेरे बेटे प्राइमरी डाटा को हमने डिफाइन करना है। ये प्राइमरी डाटा क्या होता है, कोई भी रिसर्चर जो रिसर्च करता है, ठीक बात है, जो वो डाटा पर्सनली तौर पे कलेक्ट करता है इसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। और इसके उन्होंने एग्जांपल्स क्या दिए हैं, जैसे क्वेश्चन है। अब मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस कि मैं अपना कोई पीएचडी का मेरा थीसिस है, मैं उसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। तो उसमें यह है कि अगर मैं फ़र्ज़ करें फील्ड में जाता हूँ, यानी रोड्स पे जाता हूँ, बंदों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ पर्सनली तौर पे अगर बंदों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो वो क्या चीज़ हो जाएगा मेरे बेटे, वो मेरा हो जाएगा प्राइमरी डाटा के, बिकॉज कि इसमें किसी और बंदे की इन्वॉल्वमेंट मेरे अलावा नहीं है। ऑब्वियसली जिनसे मैं क्वेश्चंस करूँगा वो तो सेकंड पार्टी हो जाएगी ना। तो प्राइमरी डाटा मीन्स द डाटा विच इज़ कलेक्टेड पर्सनली बाय अ रिसर्चर। एंड द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी डाटा इंक्लूड्स क्वेश्चन है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लिस्ट में जो इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं। और उसके बाद ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं कि जो आप ऑब्जर्व करके जो डाटा आप हासिल करते हैं वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में आ जाएगा। मेरे बेटे बात की समझ आ गई। अच्छा, अब इसकी कुछ स्ट्रेंथ भी हैं और कुछ ऑब्वियसली इसके अंदर लिमिटेशंस भी हैं। स्ट्रेंथ इसकी मेरे बेटे आ जाती है, द रिसर्चर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल over how the data is collected, by whom and for what purpose. In addition, where a researcher designs and carries out their own research, they have greater control over the reliability and the validity of the data as well as how representative it is. मैं इसकी स्ट्रेंथ क्या है, प्राइमरी डाटा का जो सबसे बड़ा आप कह लें इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये चीज़ है कि इसमें थोड़ी सी इसके आगे जाके फिर हम उसको भी देखेंगे लिमिटेशंस के हिसाब से, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि जो डाटा आप खुद से कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत रिलायबल है। अभी मैंने अपनी आंखों से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मैं आंखों से जब चीज़ कोई देख रहा हूँ और मैं बंदों से खुद इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो जो उनसे मुझे फीडबैक मिलेगा वो रिलायबल होगा। हम कह सकते हैं कि वो रिलायबल होगा। मेरे बेटे को बात की समझ आ रही है बेटे, ठीक है। तो इसका फ़ायदा सबसे पहले मेरे बेटे इसका फ़ायदा क्या आ जाएगा, इसका फ़ायदा ये आएगा कि आप पर्सनली तौर पे करेंगे, एक बात। दूसरे नंबर पे आप जो डाटा कलेक्ट करते हैं मेरे बेटे, इसमें एक और बहुत बड़ा एज है, वो ये है कि मेरा रिसर्च वर्क है, मैं अपने हिसाब से भी इसको मैनेज कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहता हूँ मेरे बेटे आपने ऐसे करना है कि आप मॉडल टाउन जाए और आपने मॉडल टाउन में ना सर्च आउट करना है कि मॉडल टाउन के अंदर कितने स्कूल्स हैं, कितनी मेल टीचर्स हैं, कितनी फीमेल टीचर्स हैं। फॉर इंस्टेंस ये मैंने आपको टारगेट असाइन कर दिया। अब मैंने जिस पर्सपेक्टिव को, जिस मकसद को ज़हन में रख के आपको ये कहा, आपको उसका एग्जैक्टली शायद उस तरह से अंदाज़ा नहीं होगा, ठीक है। अब मेरी बात समझ मेरे बेटे, यानी जिस चीज़ को, जिस पर्पस को लेकर के मैंने चलना है वो सबसे बेहतर मैं खुद ही से जानता हूँ। मैं अगर आपको बता भी दूंगा तो मोर प्रोबेबली आप उसको उस सेंस में आप उसको ना समझ सकें कि सर का पर्पस क्या था। तो रिसर्चर जो डाटा खुद कलेक्ट करता है वो प्राइमरी डाटा हो जाएगा, और जो खुद बंदों के साथ इंटरेक्ट करता है उसको पता होता है इस चीज़ का कि किस किस्म के बंदों से इंटरेक्ट करना है, किस लोकेलिटी के बंदों से इंटरेक्ट करना है और किस लेवल पर इंटरेक्ट करना है। मेरे बेटे को बात की समझ आ रही, ठीक है। आगे ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।
क्या कि आपने क्या करना है, किधर से जाके करना है, किस किस्म की, किस मेंटालिटी के बंदों को, किस कम्युनिटी को हिट करना है। तो ये प्राइमरी डाटा की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ये। और इसमें ऑब्वियसली एक रिलायबल यानी आपका सोर्स होगा इस लिहाज से कि किसी और तीसरे बंदे की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है मेरे बेटा, आगे चलते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस भी हैं मेरे बेटे। प्राइमरी रिसर्चर कैन बी टाइम कंज्यूमिंग टू डिजाइन, construct and carry out, especially if it involves personally interviewing large number of people. Primary research can also be expensive. In addition, the researcher may have difficulty gaining access to the target group. Some people may refuse to participate, or in the case of historical research, potential respondents are no longer alive. अब मेरे बेटे इसकी लिमिटेशंस पे हम क्या बात करेंगे। लिमिटेशंस के अंदर आप ये देखिए, मिसाल के तौर पे मैंने एक रिसर्च करनी और एक मैं बड़े लेवल पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ। तो जब मैं एक बड़े लेवल पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं खुद से जाऊँ। फॉर इंस्टेंस मेरी एक यानी आप कह लें कि एक डोमेस्टिक लेवल पर मेरी एक रिसर्च है, लेकिन अगर डोमेस्टिक लेवल पर भी है तो मुझे इसके लिए कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैं एक जगह दूसरी जगह जब मैं खुद पर्सनली जाऊँगा तो एक तो ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं पैदल तो नहीं जाऊँगा, मैं गाड़ी पे, बाइक में या किसी भी कन्वेंस को यूज़ करेंगे तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा एक। दूसरे नंबर पे ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली मैं एक जगह पे मुझे इतना टाइम लगेगा, फिर मैं दूसरी जगह, तो मोर प्रोबेबली इसमें इतना ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग होगा कि थोड़ा सा बंदा कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है कि हमें या थक भी जाता है। तो एक ये चीज़ भी आ गई। दो चीज़ें आ गई इसकी लिमिटेशन के अंदर। फिर वो कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पे ये भी कभी कभी होता है मेरे बेटे कि फर्स्ट करें मैं माइक लेके जब निकलता हूँ कोई सर्वे करने के लिए, किसी के साथ क्वेश्चन करने के लिए, तो कई दफ़ा बंदे अगर आप यानी ओपनली उनके साथ क्वेश्चनिंग करते हैं या ओपनली आप उनसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि वो कैमरे को देख के वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहते। तो ये भी इसमें एक लिमिटेशन है कि जब आप खुद पर्सनली माइक के साथ या कैमरा के साथ किसी के सामने आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बंदा नहीं पसंद करेगा। इसमें ये भी हो सकता है। फिर एक चीज़ ये भी है कि अगर मेरी रिसर्च फॉर इंस्टेंस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जब वो रिसर्च करते हैं तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं मेरे बेटे कि जो उनके पास वो विटनेस नहीं होता कि जिसके थ्रू वो किसी भी चीज़ को डिटेल में उसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर आपने हिस्टोरिकल कुछ लेना है, ठीक है, तो भी आप ऑब्वियसली पर्सनली तौर पे उस बंदे, क्या पता कि उस बंदे की डेथ हो गई हो या कोई आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि रिसर्च के अंदर आपके पास वो रिक्वायरमेंट में आता है, तो मोर प्रोबेबली आपके पास वो भी ना हो। तो इसमें प्राइमरी डाटा में जब आप खुद से चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है मेरे बेटे कि जो आपको जो फैसिलिटी चाहिए होती है वो आपको नहीं मिल रही होती। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं कि जो प्राइमरी डाटा जब आप कलेक्ट करते हैं या रिसर्चर खुद से काम करता है तो उसके अंदर आपको उसको फील करनी पड़ सकती है। तो ये प्राइमरी डाटा विद इन अ सेकेंड में अगर आपको इसको रिपीट करूँ, प्राइमरी डाटा है क्या, द पर्सन हु कलेक्ट्स द डेटा पर्सनली, ठीक है जी, इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर, इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। एक तो ये चीज़ आ गई। इसके बेनिफिट्स में मैंने आपको बता दिया। इसकी स्ट्रेंथ क्या चीज़ आ जाती है कि इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी वैलिडिटी भी हो सकती है क्योंकि आप पर्सनली तौर पे करते हैं। आपको बंदे का एट द स्पॉट जो है आपको खुद से पता होना चाहिए कि आपने किस किस्म का रिस्पोंडेंट आपको चाहिए, किस लेवल के चाहिए। तो ये तो इसके प्लस पॉइंट। और इसकी जो लिमिटेशंस हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, फिर बहुत सी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं वो पॉसिबिलिटी है कि आप उनके साथ इंटरेक्ट ही ना कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनकी लिमिटेशंस में आ जाती हैं। सेकेंडरी डाटा में बेटे देखो, जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, प्राइमरी का मतलब है कि जिसमें आप खुद से इन्वॉल्व, और सेकेंडरी आपकी सेकेंड लेयर है, यानी आप खुद से इन्वॉल्व नहीं है बल्कि आप किसी थर्ड पार्टी को बीच में यूज़ कर रहे हैं यानी अपने डाटा को लेने के लिए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं जी। सेकेंडरी डाटा इज द डाटा दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सम फॉर्म्स सच एज डॉक्यूमेंट्स। इसमें आप गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो सकती हैं, स्टैटिस्टिक्स हो सकती है, पर्सनल लेटर्स हो सकते हैं, डायरीज हो सकती हैं, आर प्रीवियस रिसर्च कंप्लीटेड बाय अदर सोशियोलॉजिस्ट। तो सेकेंडरी डाटा क्या चीज़ है? डाटा दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, डाटा नॉट पर्सनली जनरेटेड बाय द रिसर्चर, ठीक है। तो सेकेंडरी जैसे मैंने आपको बताया कि नाम से कि सेकेंडरी एक सेकेंड लेयर है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन लेंगे। अब इसमें मेरे बेटे एक चीज़ ये भी आ जाती है कि जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि ये जो रिसर्च है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप कभी कभी आप इतना नहीं कुछ कर सकते, अकेले आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको हेल्प लेनी पड़ती है। कभी कभी आप किसी बंदे को यानी आप बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि यार तुम मेरे लिए ये काम कर दो। लेकिन जब हम सेकेंडरी की बात करें टिपिकली तौर पे तो इसका जो सबसे इफेक्टिव या इसका जो सबसे ज़बरदस्त टूल है वो क्या है कि आप ये चीज़ चेक करें कि जो डाटा आपको रिक्वायर्ड है क्या वो ऑनलाइन वो अवेलेबल है कि नहीं है, या इससे पहले अगर किसी बंदे ने उसके ऊपर रिसर्च किया तो आप उस रिसर्च को बेस बना के आप अपनी रिसर्च को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये सेकेंडरी डाटा में आ जाएगा। फिर अगर आप किसी बंदे के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो उसके अगर कुछ पर्सनल लेटर्स हैं, उसने डायरी में कुछ इन्फॉर्मेशन यानी ऑलरेडी उसके पास है, तो आप
उसको देख करके फिर आप गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो स्टैटिस्टिकल डेटा जो वो प्रोवाइड करते हैं, आप उसको लेकर के भी यानी अपनी रिसर्च के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंडरी डेटा इज एक्चुअली द डेटा विच इज एग्जिस्टेड already by any other researcher। ठीक है, आ गया इसकी स्ट्रेंथ क्या मेरे बेटे? The researcher is able to save time, money and efforts by using existing data such as official government statistics about crime, marriage or divorce. There may also be situations where secondary data is the only available resource, such as when researching suicide. Secondary data is also useful for historical and comparative purpose। ठीक है मेरे बेटे, अब some form of secondary data such as official statistics may be highly reliable because the data is collected consistently in the same way from the same source. This type of data is also more likely to represent what it claims to represent. Many countries including Britain, India, Mauritius ठीक है, conduct a consensus of every household every 10 years which collect representative data that can be used as a reliable secondary source। अच्छा मेरे बेटे अब देखिए इसकी स्ट्रेंथ में क्या रहता है मेरे बेटे, जो हमने प्राइमरी के अंदर जो हमने उसकी लिमिटेशंस देखी थी ना, आप उन्हीं लिमिटेशंस को रिवर्स कर दें तो वो सेकेंडरी की आपके पास स्ट्रेंथ आ जाती है। देखिए हमने प्राइमरी में क्या पढ़ा था कि टाइम कंज्यूमिंग है। अब देखें आप इसमें हम क्या चीज़ पढ़ेंगे कि सेकेंडरी डाटा का सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है आपका टाइम कंज्यूम नहीं होता, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक चीज़ जो एग्जिस्टेड आप उसको यूज़ करें। उस पर हमने पढ़ा था कि बहुत एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली, कि आपको इसके लिए यानी डिफरेंट जगहों पे आपको जाना पड़ेगा और आपको काफ़ी बंदों के पास जाना पड़ेगा, तो ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कुछ भी इसमें हम इस बात में कह सकते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंडरी के हिसाब से बात करें तो सेकेंडरी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो आपका इसमें मनी भी इतनी इन्वॉल्व नहीं होगी, यानी एक्सपेंसिव भी बिल्कुल नहीं है। अच्छा तीसरे नंबर पे हमने जो बात की थी उसमें ये आपने ये बात भी की थी कि कुछ बंदे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते, यानी एक हमने इसकी भी नेगेटिव बात की थी प्राइमरी डाटा की। लेकिन अगर हम सेकेंडरी के हिसाब से बात करें तो इसमें हमारे पास ये बहुत बड़ा एज है कि गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कॉन्टीन्यूसली डाटा को मेरे बेटे वो कलेक्ट भी कर रहे होते हैं और उनको अपडेट भी कर रहे होते हैं, उनको रिफ्रेश भी कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें वो डाटा मिलता है हमें पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कि जो हमारे रिक्वायरमेंट होता है और जो अप टू डेट होता है, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और एक कुछ हमारी चीज़ एक ये भी हमें बेटे कि जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा कि जैसे किसी ने सुसाइड किया तो हमें अगर इससे रिलेटेड डाटा चाहिए कि तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें तो हम डायरेक्टली उस बंदे को हमारा रिस्पॉन्डेंट तो अलाइव ही नहीं है, तो हमें फिर भी हम मजबूर होंगे। अब देखिए जैसे मैं रिसर्च करना चाहता हूँ कि भाई बंदे खुदकुशी क्यों करते हैं, कि वाई पीपल कमिट सुसाइड, तो अगर मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मैं उन बंदों के साथ तो इंटरेक्ट नहीं कर सकता जो सुसाइड करते हैं, तो इसके लिए भी तो मुझे किसी और उनके रिलेटिव्स या जिनके साथ वो इंटरेक्शन में थे हमें उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंडरी डाटा की एक और जो इसकी स्ट्रेंथ है वो ये बाय फोर्स हमें ये भी मिल जाती है कि इसके लिए हमें यानी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसकी मेरे बेटे है इसकी स्ट्रेंथ है। अब इसके अगर लिमिटेशंस के ऊपर आ जाए मेरे बेटे, सेकेंडरी डाटा इज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस्ड विद द नीड ऑफ सोशियोलॉजिस्ट इन माइंड। For example, official definition of poverty, class or ethnicity may be different from the sociological definition. Sources such as personal documents can be unreliable. Official crime statistics may be measure all the crimes but only those reported to the authorities. Some form of secondary data such as historical documents may only reflect the views of a single individual rather than representing wider opinions. ठीक है, अब देखिए इसकी भी लिमिटेशंस है। अच्छा इसकी लिमिटेशंस में क्या चीज़ आ जाती है, अब देखिए मेरे बेटे हमने जैसे पढ़ा कि फॉर इंस्टेंस कि हमने किसी की डायरी से हम ले सकते हैं कुछ डाटा ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम आप ये कह लें कि गवर्नमेंट्स के जो इंस्टीट्यूशंस हैं मैंने आपको पहले बताया कि हम उनसे डाटा ले सकते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी तो है। अब हमने जैसे सुसाइड के ऊपर हम ये नहीं सर्वे कर रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इस साल एक साल के अंदर या एक महीने के अंदर क्यों क्या सुसाइड जो है वो बढ़ गया, बंदों ने ज़्यादा किया या कम किया। अच्छा अगर किया तो इन्फ्लेशन की वजह से किया, या आई मीन फॉर इंस्टेंस जैसे होता है कि आपका ब्रेकअप हो जाता है तो भी आप ये नहीं सुसाइड कर लेते हैं, इस रीज़न के ऊपर आपने किया, या आप देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ कमिटिंग सुसाइड। तो अब बात ये आ जाती है कि अगर आपने एक रिसर्चर ने रिसर्च करनी है और सुसाइड को ज़हन में रखने उससे रिसर्च करनी है, अब ठीक है इसमें देखें सेकेंडरी डाटा में दो बहुत बड़े फ्लॉज आ रहे हैं, दो बहुत बड़ी लिमिटेशंस आ रही हैं। लिमिटेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी कि जो स्टेटिस्टिकल डाटा अवेलेबल है पुलिस के पास या हॉस्पिटल में, प्रोबेबली वो हो सकता है कि बेशुमार बंदे जिनके घर में से किसी ने सुसाइड की हो वो इस शर्म के मारे या इस
खौफ के मारे कि वो रिपोर्ट ही ना करे कि हमारे घर में जिस बंदे ने सुसाइड किया उसने क्यों किया, ताकि पुलिस केस ना बने या पुलिस इन्वेस्टिगेट ना करे, या उनके नेबर्स में या उनकी लोकेलिटी में या उनकी कम्युनिटी में या उनकी वो क्या उसे कहते हैं कि उनकी बिरादरी वगैरह में कोई उनके नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए, तो वो रिपोर्ट ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है इस कंडीशन में कि अगर हम गवर्नमेंट के डाटा को लेते हैं तो मोर प्रोबेबली हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलेगी, क्योंकि बेशुमार बंदे ऐसे हैं कि जो इसको रिपोर्ट ही नहीं करेंगे। तो एक तो इसकी लिमिटेशन ये आ गई कि जो हमें स्टैटिस्टिकल डाटा गवर्नमेंट के थ्रू मिल रहा है वो उस सेंस में रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली जो फिगर है या डाटा है वो आप कह लें कि 100% ठीक नहीं होगा। एक बात। दूसरे नंबर पे मेरे बेटे अब एक चीज आ गई है कि जी सुसाइड की गई है, ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी बुरी हैं, ठीक है, कि बंदे विद द पास्ट ऑफ टाइम बंदे ज्यादा खुदकुशी कर रहे हैं, ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। अब जो रिपोर्ट हो रही है वो तो सिर्फ लिखा जाएगा सुसाइड कमिटेड बाय द नंबर ऑफ पीपल, तो वो तो जो मैं डेटा मिलेगा वो तो एक स्पेसिफिकली तौर पे बस मिल जाएगा थॉरोली कि भाई इतने बंदों ने सुसाइड की। लेकिन अगर मैं ये इन्फ्लेशन को ज़हन में रख के अपना एक सर्वे करना चाह रहा हूँ कि कितने परसेंट बंदे हैं कि जिन्होंने सुसाइड इसलिए की कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो क्या मुझे वो डाटा रिलायबल मिलेगा? तो मुझे वो डाटा रिलायबल नहीं मिलेगा, क्योंकि जिससे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल रीजंस है सुसाइड की। तो पुलिस के पास जो डाटा है या हॉस्पिटल्स के पास जो डाटा है या जो हम डाटा फॉर इंस्टेंस एनजीओ से ले सकते हैं, उसमें सुसाइड तो इन्वॉल्व होगी, लेकिन उसमें ये चीज इन्वॉल्व नहीं होगी कि जो परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर कमिटिंग सुसाइड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देयर सुसाइड। तो ये चीज, तो इसका मतलब है सेकेंडरी डाटा का जो एक फ्लॉ है, जो इसकी लिमिटेशन है, वो ये है कि डाटा आपको मिल जाएगा, लेकिन जो एक सोशियोलॉजिस्ट का माइंड है, जो उसका सर्वे करने का जो पर्पस है, वो प्रोबेबली हो सकता है कि हम उसको मीट ना कर सकें। तो ये इसका एक फ्लॉ है। आप कह रहे हैं कि इसकी लिमिटेशन है किसकी? सेकेंडरी डाटा की, कि जो हम दूसरों के ऊपर रिलाई करके लेते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। मेरे बेटे आगे आ जाता है जी, क्वांटिटेटिव डाटा क्या? क्वांटिटेटिव डाटा एक्सप्रेसेस इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकली इन वन ऑफ द थ्री वेज। अब देखिए बेटे, जैसे कि आपकी हेडिंग से ये रिप्रेजेंट किया है क्वांटिटेटिव, हम क्वांटिटेटिव डाटा, हमने क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी हम ऐसी चीज इसको मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या कहते हैं जी? एक्सप्रेसेस इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकली इन वन ऑफ द थ्री वेज। A raw number such as the total number of people who live in a society, a percentage or the number of people per 100 in a population. For example, around 80% of Indian follow the Hindu religion. A rate, ठीक है मेरे बेटे, are the number of people per 1,000 in a population. A birth rate of 1, for example, means that every 1,000 people in a population, one baby is born every year. अब देखिए मेरे बेटे, आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा हम उन्होंने लिखा है कि जी 3 तरह से हमें वो मिल सकता है। एक तो रॉ फॉर्म में मिल सकता है, मिसाल के तौर पर यार कितने बंदे जमा थे, देखें लॉन्ग मार्च चल रहा है, यार कितने बंदे थे इसमें, तो हमारे पास एक एस्टिमेटेड हमारे पास डाटा जी 1 लाख बंदा लॉन्ग मार्च में था। तो ये एक रॉ है, हमें कंफर्म नहीं है कि वाकई 1 लाख था का नहीं था, लेकिन जो हमें डाटा मिल रहा है वो एक रॉ फॉर्म में मिल रहा है। एक चीज़। दूसरे नंबर पे हमने परसेंटेज के हिसाब से बात की। फॉर इंस्टेंस कि गुजरावाला की पॉपुलेशन जो है फॉर एग्जाम्पल वो 1 करोड़ है, उस 1 करोड़ में 1 लाख बंदा जो है लॉन्ग मार्च में आया था, तो इसका मतलब 1% बंदा जो था वो प्रेजेंट था गुजरावाला में लॉन्ग मार्च में। यानी मैं अब आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ कि जो आपको न्यूमेरिकल डाटा है वो रॉ मटेरियल में भी मिल सकेगा, आप उसको परसेंटेज में मिलेगा। फिर हम नॉर्मली तौर पे जो बर्थ रेट है या डेथ रेट है, हम इसको रेट के अंदर लेते हैं। अब रेट से क्या मुराद है कि एवरी population of 1,000 people, I mean one for instance baby born was born, तो हम क्या कहेंगे कि 1% जो है आपकी बर्थ रेट है 1,000 के हिसाब से, तो हम इसको रेट के अंदर भी हम इसकी बात कर सकते हैं। मेरे बेटे इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं। The ability to express relationship especially can be useful if the researchers does not need to explore the reason for people's behavior, if they simply need to compare the number of murders committed each year in different societies. Kruger, ये बंदा जिसने रिसर्च किया, argues that quantitative data allow us to summarize vast sources of information and make comparisons across categories and over time. Statistical comparisons and correlations can test whether a hypothesis is true or false. They can also track changes in the behavior of the same group over a time, a longitudinal study. अब बेटे देखो, इसकी स्ट्रेंथ का जो एक पोर्शन है वो ये क्या है कि जो हम क्वांटिटेटिव डाटा लेते हैं, इसमें नॉर्मली तौर पे हम चीज़ों को इंक्रीज या डिक्रीज की फॉर्म में देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस हम ये देखना चाहते हैं कि जी 2021 में अब ये कह लें कि जो बंदे मर्डर हुए थे कराची के अंदर फॉर इंस्टेंस, उनकी जो वो उनकी एक आपके पास एक फिगर आ गया, फर्स्ट करिए 35,000 बंदा जो था वो मर्डर किया गया कराची के अंदर 2021 के अंदर 2021 में, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं, आप ये देखें कि क्या कराची में जो है लॉ एंड ऑर्डर वो कुछ बेहतर हुआ कि नहीं हुआ।
तो अब हमने इसमें इमोशंस नहीं देखे, हमने देखने रहते हैं लास्ट ईयर 35,000 पीपल वर मर्डर्ड। अब देख रहे हैं क्या अभी 35 से ऊपर है कि नीचे है। तो जो क्वांटिटेटिव डाटा है वो हमें जस्ट ये बताएगा, इसमें इमोशंस नहीं है, इसमें बिहेवियर्स नहीं है, इसमें कोई चीज़ और नहीं पता। सिर्फ एक चीज़ पता चलेगी कि अगर तो 35,000 से कम बंदों को मर्डर किया गया तो हम कह सकते हैं रिसर्च हमें ये बताएगी कि भाई जो नंबर ऑफ पीपल है वो डिक्रीज हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हमें नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज हुए हैं, तो ये कौन सा डाटा हमें मिल रहा है, क्वांटिटेटिव डाटा मिल रहा है। और इससे हम क्या चीज़ अखज़ कर लेंगे, हम एक चीज़ अखज़ करेंगे कि भाई ठीक है कराची में लॉ एंड ऑर्डर किसी हद तक बेहतर हो रहा है, एक चीज़। तो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज आ जाएगा मेरे बेटे। और दूसरे नंबर पे इसमें एक और चीज़ भी आ जाएगी मेरे बेटे क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर। हम इसको जैसे जैसे हमने लास्ट टाइम एक बात की थी कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ ऐसी स्टडीज़ हैं कि जो पहले आपके पास कोई चीज़ एग्जिस्ट भी कर रही होती है, या जो ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं या किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो वो आपके पास आ जाती है जनाब अली लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। तो अगर आप किसी एक कम्युनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई इस कम्युनिटी में 10 साल में क्या इनकी पॉपुलेशन का जो रेट है वो बढ़ गया है, इधर इकोनॉमी बेहतर हो गई है, चीज़ें कैसी बेहतर हो गई हैं, तो इसको हम कह सकते हैं मेरे बेटे ये एक इसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन इसमें हमें इमोशंस का नहीं पता चलेगा। अच्छा बेटे इसमें ब्रेक ले लें ताकि अजान से लेकर आगे कंटिन्यू करें। हमने समझ ये कोरिलेशन क्या चीज़ है। कोरिलेशन a statistical relationship between two or more variables that expresses a level of probability. A high positive correlation suggests a strong probability of a relationship. A low negative correlation suggests the probability of little or no relationship. अच्छा बेटे ये कोरिलेशन क्या चीज़ है, बड़ी तवज्जो से सुनना आपने। और बेटे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बात करूँ। देखें कोरिलेशनशिप का मतलब है सिर्फ समझाने के लिए ताकि मेरे बेटे को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब देखिए पीटीआई को देखिए जरा सुने, पीटीआई हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो हमारी यूथ है वो पीटीआई को पसंद करती है, यूथ पीटीआई को पसंद करती है एक बार। मेरे बेटे देखें जो पढ़ा लिखा तबका है वो पीटीआई को पसंद करता है दो बातें, जो बंदे शहरों में रहते हैं वो पीटीआई को पसंद करते हैं तीन बातें। मेरे बेटे को बात की समझ आ रही है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे आप बताएं कि कराची में रहने वाला लड़का जो कि एमबीए है फॉर इंस्टेंस, क्या वो पीटीआई को पसंद करेगा कि नहीं करेगा? प्रोबेबिलिटी में आएगा कि जी हाँ वो पसंद करेगा, क्योंकि इस एक रिसर्च में आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं। एक पढ़ा लिखा होना, उसका एजुकेशन, उसकी एजुकेशन लेवल क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक। दूसरे नंबर पे उसके पास एक्सपोजर कितना है, किसी बड़े शहर में रह रहा है, दो। मेरे बेटे को बात की समझ आ रही है। और तीसरे नंबर पे क्या है मेरे बेटे, वो यंग है, यूथ है, एक तब्दीली चाह रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। तो अगर आप कोई रिसर्च या कोई सर्वे ऐसा कर रहे हैं जिसमें 3 से 4 वेरिएबल जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, मेरे बेटे ठीक है, इंटरलिंक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, कोरिलेशन। और कोरिलेशन में हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, इसका मतलब कि जो चीजें आपस में कोरिलेट कर रही हैं वो स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि आप उनको, ये प्रोबेबिलिटी है, यानी आप ये कह लें कि हर 10 में से, फर्ज करें मैं कहता हूँ कि हर 10 में से 7 जो लड़के हैं पढ़े लिखे वो पीटीआई को सपोर्ट करें, तो फिर हम किसी भी जगह पे, चाहे वो बलूचिस्तान है चाहे अब्रॉड है, किसी भी जगह पे हम इस वेरिएबल को रखेंगे, क्या है, लड़का एक, पढ़ा लिखा है दो, ठीक है, अपनी 20s में फॉर इंस्टेंस जी 3, इसका मतलब वो पीटीआई का सपोर्ट है। मेरे बेटे को बात की समझ आ गई। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी और दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। मेरे बेटे को समझ आ गई। अब इस पे रिसर्च किया था किसने, बेटे मैट वीव, ठीक है। आर्ग्यू दैट क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मोर रिलायबल बिकॉज इट इज इजियर टू रिपीट रेप्लिकेट द स्टडी। स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस दैट डू नॉट चेंज फॉर एग्जांपल कैन बी आस्क्ड of different group of are the same group at different time. The result can then be quantified and compared. If the answer are the same to every similar, then the research is more likely to be reliable. Quantitative data also make it easier for the researcher to remain objective. Okay? They do not need to have a close personal involvement with the subject of the study. So their personal biases, जो आपकी आप कहते हैं ना कि अभी बंदा बड़ा biased है, ठीक है, are less likely to intrude into the data collection process. ठीक है मेरे बेटे। अब इसकी हम ये स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, तो ये जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि मैट वीव है जिसने इसके ऊपर रिसर्च की थी, उसने कहा कि जो डाटा हम क्वांटिटेटिव डाटा होता है ये बड़ा रिलायबल होता है। और मेरे बेटे आपको पता है, आपने देखा भी होगा, ये एडवर्टाइजमेंट में आता भी है, जैसे पैंटीन, हर 10 में से 9 लड़कियां जो हैं वो कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हैं, पैंटीन। अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल मेरे बेटे क्या चीज़ आ गई, एक लड़की, और दूसरे नंबर पे शैम्पू। मेरे बेटे को बात की समझ आ गई। तो इसका मतलब मेरे थोड़ा, तो अब हमने क्या देखना है कि मिसाल के तौर पे हमने ये रिसर्च लाहौर में की, तो हमने देखा कि लाहौर में हर 10 में से फॉर इंस्टेंस 8 लड़कियों ने कहा जी हमें पैंटीन पसंद है। हम कराची चले गए, कराची में हमने रिसर्च की, तो हम ये रिसर्च मर्दों से भी कर सकते हैं, लड़कों से भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो भी शैम्पू यूज़ करते हैं। तो हम
अब आपने देखा लाहौर और कराची का अगर रिजल्ट आया तो हम फिर अब कह सकते हैं कि इसी तरह इस्लामाबाद में हमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है फॉर इंस्टेंस। तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि हर पढ़ी लिखी लड़की जिसके पास थोड़ा सी अवेयरनेस, जो टीवी देखती है, जो एडवर्टाइजमेंट को देखती है, हम कह सकते हैं वो भी पैंटीन इस्तेमाल करेगी। मैं बेटे समझ आ गई इस बात की। तो वो बताना क्या चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि देखें जो शैम्पू की एड है उसमें क्वेश्चन तो एक ही तरह के होंगे। तो मैट वीव क्या कहता है, वो कहता है कि जो क्वांटिटेटिव डाटा है ये ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा रिलायबल है। अब इसमें जो रिसर्चर है वो अपनी बायसनेस को उस तरह से शो नहीं कर सकता। ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा वो उसी को क्वांटिफाई करेगा। मेरे बेटे को समझ आ रही बात की? अच्छा, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अच्छा जी, क्वांटिफिकेशन इज ऑफन अचीव्ड बाय प्लेसिंग द रिस्पोंडिंग in an artificial social setting in order to control the responses and the data collected. People rarely, if ever, encounter situation where they are asked to respond to a list of questions from a stranger. I have their behavior observed in a laboratory. Some argue that it is impossible to capture people's normal behavior or collect real responses when the subject are placed in such an artificial environment. अच्छा मेरे बेटे, अब देखिए ज़रा सुने। जो आपका क्वांटिटेटिव डाटा है इसकी मेरे बेटे एक कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जो पहली लिमिटेशन है वो क्या बता रहे हैं, वो लिमिटेशन आपको ये बता रहे हैं कि जब आप देखिए, मैं आपसे अकेले में अगर कोई क्वेश्चन करता हूँ ना, जब आपको पता है कि भाई फॉर इंस्टेंस देखें, कैमरे के सामने क्वेश्चन करूंगा, आप थोड़े से नर्वस हो जाएंगे, आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाएंगे चीज़ों के हिसाब से कि भाई मुझे इसका आंसर क्या करना है। तो थोड़ा सा जो आपका ओरिजिनल जो आंसर आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैमरा, आई मीन यू आर अ बिट शाय। हो सकता है कि आप कहें नहीं, मैं यानी जो आपके दिल में आप वो नहीं बताएंगे, एक चीज़। दूसरे नंबर पे ये आ जाता है कभी कभी जब हम ग्रुप्स के अंदर में बैठे किसी किस्म की रिसर्च करते हैं तो उसमें भी बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप 10 लड़के खड़े हैं, ये 10 लड़कियां खड़ी हैं, और या 10 लड़के लड़कियां, मैं उनमें से आप किसको सपोर्ट करते हैं, फॉर इंस्टेंस वो कहते हैं जी मैं इसको सपोर्ट, आप। तो अगर 7 से 8 बंदे या यानी एक पार्टी का नाम लेते हैं कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आगे 9-10 होंगे ना वो थोड़े से कॉन्शियस हो जाएंगे या थोड़े से वो डिप्रेशन में आ जाएंगे कि भाई इतनी मेजोरिटी में हम कुछ ऐसा ना कहें कि जिसको हम यानी आगे डिफेंड ना कर सकें। तो जो मेरे बेटे क्वांटिटेटिव डाटा है इसमें एक जो चीज़ आ जाती है वो ये आती है कि जो आपका एक तो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट पैदा हो जाती है एकदम, क्योंकि जब आप ग्रुप्स में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बंदों में आप जा रहे हैं, तो जो आपका अंदर का एक जवाब है जो ओरिजिनली आप कहना चाह रहे हैं सम मेजोरिटी में आप वो नहीं कहते। अब इसकी शायनेस भी हो सकती है, हेजिटेशन भी हो सकती है, कुछ भी इसकी रीज़न हो सकती है, ठीक है, या आर्टिफिशियल इसका माहौल भी हो सकता है। तो एक चीज़ तो ये है कि बच्चे इसकी एक लिमिटेशन ये आ गई। अ फर्दर प्रॉब्लम इज दैट quantitative data only captures a relatively narrow range of information. They, बंदे का नाम है, से रिसर्च की थी, call this the who, what, when and where of people's behavior. Quantitative data does not usually reveal the reason for behavior because it lacks depth. The more detailed the behavioral data, the more difficult it is to quantify. As a result, quantitative data is often seen as superficial. As Kruger, ये बंदे ने रिसर्च किया था, argue it is difficult to get the real meaning of an issue by looking at the number. अब देखिए मेरे बेटे ये क्या बात कर रहा है। दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है, पहले मैंने लिमिटेशन की आपको समझ आ गई कि आपकी शाइनेस भी हो सकती है, फिर आपकी एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी हो सकती है जिसकी वजह से आप आंसर वो ना करेंगे जो आपका रिक्वायर्ड है। दूसरी इसकी लिमिटेशन है जिसके ऊपर बेटे किस बंदे ने काम किया, एक डे है जिसने रिसर्च की 1998 के अंदर, और दूसरा बंदा है उसका नाम है जी क्रूगर, उसने भी एक रिसर्च की। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं ना बेटे, किस तरह से कलेक्ट करते हैं, जो हम क्वांटिटेटिव डाटा लेते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा, इससे ठीक है हमें नंबर्स या डाटा तो मिल जाता है, लेकिन ये एक अच्छी रिसर्च नहीं है। क्यों अच्छी रिसर्च नहीं है? इसलिए कि इसमें बंदों की आप बंदों के बिहेवियर के बारे में नहीं जान सकते। देखिए आपने किसी से, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि आप एक ग्रुप में हैं, तो आप एक ग्रुप की वजह से आप पे प्रेशर आएगा, आप वो आंसर नहीं करेंगे जो होना चाहिए। तो वो कह रहा है कि जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है किसमें, क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर, वो क्या लिमिटेशन है, वेयर, कि आप किस जगह पे कर रहे हैं एक चीज, टू होम आप किसके साथ कर रहे हैं, फॉर होम किस मकसद के लिए कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो आपका रिस्पोंडेंट है उसको कंफ्यूज भी कर सकती है, उसको फ्रस्ट्रेट भी कर सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे जान छुड़ाने के लिए कुछ भी जो उसके ज़हन में आता है वो उसको एक्सटेम्पोरली वो उसको यानी आंसर कर दे। तो इससे एक तो आपके बिहेवियर का पता नहीं चलेगा, और ऐसी रिसर्च जिसमें बिहेवियर ना हो वो कुछ इतनी ज़बरदस्त रिसर्च नहीं होगी। तो क्वांटिटेटिव डाटा में रिसर्च जो है उसका आपका बिहेवियर अगर नहीं पता चल रहा तो इसका मतलब फिर आप उसको उस ऑब्जेक्टिविटी आप कह सकते हैं कि उस रिसर्च के अंदर कंपैरेटिवली कम रह जाएगी। अच्छा मेरे बेटे इसका देखिए, अब इसको मैं एक लास्ट करके रैप अप करूंगा जी। मैकलो suggests that a significant limitation of quantitative data
is that issues are only measured if they are known prior to the beginning of the research. To quantify behavior, the researcher must decide in advance what is and is not significant in terms of behavior being studied. There is no opportunity to develop the research beyond its original boundaries. Our final limitation is what Sorokin, जिसने रिसर्च की, calls क्वांटिफेरेनिया, ये कुछ टर्म इस्तेमाल किया है, क्वांटिफिकेशन फॉर इट्स ओन सेक रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट टेल अस एनीथिंग यूजफुल अबाउट द बिहेवियर बीइंग क्वांटिफाइड। अब इसकी जो लास्ट लिमिटेशन है बेटे, और इसके ऊपर किसने रिसर्च किया मेरे बेटे, दो बंदों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, एक मैकेलो ने किया, ठीक है बेटे, और दूसरा क्या है, सरोकिन ने किया। ये कहते हैं मेरे बेटे कि जो आपका क्वांटिटेटिव जो आपका डाटा है, या जो आप जिस अगर इससे रिसर्च कर रहे हैं, तो इसकी एक लिमिटेशन मेरे बेटे ये भी है कि आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकते। आप हर चीज़ को एक स्पेसिफिक बाउंड्री के हिसाब से, क्योंकि जब आप क्वेश्चनर बनाएंगे ना, तो उसके अंदर एक लिमिटेशन आ जाएगी कि आप स्पेसिफिक बाउंड्री, एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आप क्वेश्चंस को यानी डेवलप करेंगे, आप क्वेश्चन पूछेंगे, तो उस लिमिट से बाहर आपके पास रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो क्वांटिटेटिव डाटा में जो बहुत बड़ी लिमिटेशंस है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज़ मेरे बेटे कि आप किस एनवायरनमेंट पे कर रहे हैं, एनवायरनमेंट इसको आर्टिफिशियल कर देगी। दूसरे नंबर पे बंदे शाइनेस फील करेंगे, वो आपको वो एग्जैक्टली आंसर नहीं करेंगे जो होना चाहिए। दो, तीसरे नंबर पे बेटे इसमें आप कुछ चीज़ें अपनी मर्जी से मनूवर भी कर सकते हैं, यानी आप जानबूझ के ऐसे बंदों के साथ ऐसे बंदों को रिस्पोंडेंट कर बना सकते हैं कि जिनसे आपको अपनी मर्जी का मिल सके, या आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं बायस्ड किस्म के कि जो आप यानी किसी एक खास पर्पस के लिए आप रिसर्च करें, एज ए नेगेटिव इम्पैक्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप उसको भी अपनी मर्जी के रिजल्ट ले सकते हैं। और चूंकि इसके अंदर बिहेवियर नहीं है, इसके अंदर इमोशंस नहीं है, तो ये किसी भी बंदे की जो अंदर की आप कह रहे हैं कि ट्रू फीलिंग्स है, हमें इसमें वो नहीं पता चल सकते। मेरे बेटे आज हमने जो सारा कंप्लीट किया है, इस पे हमारा आज हमने कंप्लीट कर लिया जी, प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, और उसके बाद हमने इसमें ये भी पढ़ा कि जो क्वांटिटेटिव डाटा है मेरे बेटे उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। आप लोगों ने इसको प्रिपेयर इस सेंस में करना है कि जो इसके अंदर जिन बंदों ने रिसर्च किया, जैसे हमने सरोकिन का नाम पढ़ा, जैसे हमने इसमें डे का नाम पढ़ा, इसमें हमने मैथ वीव का नाम पढ़ा, आपने इनके नोट्स में बेटे जरूर बना लेने, छोटे छोटे से आपने इन बंदों का नाम रखना है, और आगे आपने देखना है कि इनके क्या की पॉइंट्स हैं। तो जब हम इसको फिर प्रिपेयर करेंगे प्रॉपरली, ठीक है, तो जब रिवीजन करेंगे चैप्टर के एंड पे, तो फिर हमें इसके लिए बहुत सारा हेल्पफुल होगा। अब जो नेक्स्ट मेरा मेरे बेटे वीडियो बनेगी, वो हम किसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, वो हम बात करें जी क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला होप टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह ताला।